एन की टिप्पणी में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाली मूवी जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। देखो आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों बिना थिएटर में इस मूवी को देखे हुए भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ये मूवी जाके आपको थिएटर में देखनी ही चाहिए। टिकट बुक करने से पहले एक बार ये सारी चीजें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इसके बाद आपका इस मूवी के लेके और भी नजरिया या तो बढ़ जाएगा या फिर आपको मूवी देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। भले आपको मूवी देखने का प्लान हो या ना हो, पर आपको ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में ये जरूरी जानकारी तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। पहले मैं आपको इस फिल्म से थोड़ा सा ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखो, एक अयान मुखर्जी के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी है जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इसका बजट लगभग 410 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब 410 करोड़ तो सिर्फ इसकी मेकिंग का बजट है और इससे भी ज्यादा बजट हो जाता है यदि हम इसके प्रमोशन वगैरह को मिला देते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारे इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे महंगी मूवी बन जाती है आज तक की आदि पुरुष के बाद। इसकी लीड कास्ट के अंदर हमारे अमिताभ बच्चन जो कि एक गुरु का कैरेक्टर निभा रहे हैं, रणबीर जो कि एक शिवा नाम के लड़के का कैरेक्टर निभा रहे हैं जो कि डेफिनेटली एक डीजे है इस मूवी के अंदर। उसके बाद आलिया है जो ईशा का कैरेक्टर निभा रही है जो कि रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड या फिर प्यार का किरदार निभाने वाली। इसके बाद इसके अंदर मौनी रॉय है जो कि एक काली शक्तियों की रानी के रूप में इस वीडियो या इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रही है। इसके साथ हमारे नागार्जुन जी हैं जो कि एक अस्त्र का इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं जो कि अस्त्र है नंदी अस्त्र। इसके साथ साथ शाहरुख खान का भी एक एक्सटेंडेड कैमियो बोल सकते हैं जो कि खुद एक साइंटिस्ट है इसके साथ साथ, और वो खुद एक वानर अस्त्र इसके अंदर है। इसका नाम ब्रह्मास्त्र है और अस्त्रों की बात हो रही है तो डेफिनेटली मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए। देखो, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बहुत सारे ऐसे अस्त्र हैं जो कि बहुत बड़े बड़े अस्त्र हैं, जैसे कि हमारे सुदर्शन चक्र हो गया, शिव जी का त्रिशूल हो गया, संभव अस्त्र हो गया, इसके अलावा शिव जी की रुद्र आंख हो गई, इसके अलावा हमारे वज्र हो गया। ये सारे और ब्रह्मास्त्र को मिला के सारे इतने बड़े बड़े अस्त्र हैं कि जिनके एक एक प्रयोग से पूरी पृथ्वी का विनाश संभव है। ऐसे अस्त्रों का हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिक्र है और इनके हिसाब से अलग अलग देव भी हैं। अब इन सभी अस्त्रों के अंदर सबसे बड़ा अस्त्र माना गया है ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था दैत्यों के विनाश के लिए। अब ये अस्त्र इतना ज़्यादा भयंकर था कि इसके एक प्रयोग से धरती पे लगभग सब कुछ नष्ट हो सकता था। लगभग इसके एक नॉर्मल से प्रयोग के बाद में 12-12, 13-13, 14-14 साल तक उस पृथ्वी पे या उस धरती के टुकड़े पे कुछ भी नहीं उगता था। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकरा जाए तो शायद पृथ्वी का विनाश भी निश्चित है। और ब्रह्मास्त्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि इसे एक बार चला दिया गया तो उसके बाद में ये अपने दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता था। तो इतने भयंकर ब्रह्मास्त्र का सिर्फ और सिर्फ एक काट था जो कि था शिव जी का संभव अस्त्र। अब देखो, ये सुनने में ही कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब कि ये जो ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मा जी के पास से गंधर्वों के पास आया, गंधर्वों के बाद ये इंसानों के पास आया, और इसकी इतनी डीप माइथोलॉजी के अंदर इसके बारे में इतना बड़ा कंसेप्ट है कि आप इस पे कितनी ही मूवीज बना सकते हो। तो ये कंसेप्ट जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है। इस मूवी के अंदर इन अस्त्रों को, सिर्फ अस्त्र इन अस्त्रों को एक इंसान में तब्दील किया गया है। मतलब कि यहाँ पे एक इंसान खुद में एक अस्त्र है। तो डेफिनेटली इस मूवी का आइडिया यदि मैं दूं, इस मूवी की स्टोरी तो यदि मैं आपको दूं, तो देखो, ब्रह्मास्त्र की तलाश हो रही है। और जैसा कि मेकर्स ने बताया कि इस मूवी के या इस ब्रह्मास्त्र के कंसेप्ट के 3 पार्ट डेफिनेटली आने वाले। ये पार्ट 1 है जो कि शिवा है, और शिवा खुद में एक अग्नि अस्त्र है। इसके अलावा जैसा हमने अभी प्रोमो देखा, जो भी प्री रिलीज प्रोमो आया था, उसके अंदर पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र है वो कहीं 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, जो यदि जुड़ जाता है या किसी को मिल जाता है तो इस पृथ्वी का विनाश हो सकता है या फिर उसके पास सारी ताकत आ सकती है। तो डेफिनेटली कहानी कुछ ऐसी होने वाली है कि अलग अलग शक्तियां हैं वो इस ब्रह्मास्त्र को पहले पाना चाहते हैं, कोई इसे बचाने के लिए तो कोई इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, और इसी के ऊपर ये तीनों कंसेप्ट बने। देखो, मुझे लगता है कि अभी शिवा यानी कि शिव जी का नाम है हमारे मेन लीड एक्टर का, तो कहीं ना कहीं इसमें त्रिशूल के बारे में बहुत ज़्यादा, त्रिशूल जो अस्त्र है उसके बारे में बात होने वाली है। उसके बाद में मेरे हिसाब से हो सकता है सुदर्शन चक्र के बारे में बात हो और कहीं लास्ट में जाके ब्रह्मास्त्र के बारे में बात हो। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है और अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको
बनाने की सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट ही इतना गजब का है। देखो इस मूवी का हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्शन के बाद और मेरी अजम्पशन के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की ऑफिशियल स्टोरी लाइन या स्टोरी बोर्ड क्या होने वाला है। देखो इसके अंदर हमारे जो रणवीर कपूर है वो एक डीजे का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसे धीरे धीरे अपनी शक्तियों के बारे में मालूम चलता है कि वो एक अग्निशस्त्र है और अग्नि के साथ वो खेल सकता है, अग्नि उसे नहीं जलाती है। और धीरे धीरे उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चलता है, जिसे डेफिनेटली हमारे अमिताभ बच्चन जी एज ए गुरु उनको बताते हैं। इसके बाद में मोनी रॉय हैं जो कि जूनू एक नेगेटिव कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है, जो कि काली शक्तियों की रानी है, वो भी ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती है। और डेफिनेटली उनमें से कौन पहले पाता है और जो पहले पा लेता है उसके बाद में क्या होने वाला है। मूवी के प्रोमो को देख के मुझे लगता है कि हाँ, जुनू को ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े मिल जाते हैं। 3 टुकड़ों के अंदर ब्रह्मास्त्र बटा हुआ है और तीनों टुकड़े मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद शिवा उसे कैसे मैनेज करता है, क्या शिव जी की तरह वो सारा जहर जैसे शिव जी पीते हैं वैसे सारी शक्तियों खुद में समा के खुद वो अपनी बलि देने वाला है, या फिर मेरे हिसाब से कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और या फिर इस मूवी से सिर्फ एक बेस तैयार होगा जो आगे के पार्ट या फिर इस अस्त्रवर्ष का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाले हैं। अस्त्रवर्ष सेटअप होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो आपने हो सकता है सुने हो या ना सुने हो, लेकिन उसको इस वीडियो में इन्वॉल्व ना करना तो बेवकूफ़ी होगी। देखो ब्रह्मास्त्र जैसा कोई कंसेप्ट बनने वाला, कोई मूवी बनने वाली, इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो लगभग 2014 में हुआ था। हमारे अयान मुखर्जी ने लगभग 6 साल का टाइम लिया था इस कहानी और इस कंसेप्ट को तैयार करने में। उन्होंने 3 पार्ट तैयार किए और तीनों पार्ट में से ये पहला पार्ट है। अब 2014 के बाद देखो इतने साल लगे और उसके बाद में ये कंसेप्ट जाके कहीं 2019 में रिलीज होने वाला था। लेकिन 2019 के बाद हमारा लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद 2020 तक डेट शिफ्ट हुई। 2020 के बाद में अब ये 2022 में जाके रिलीज हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही इस मूवी के जो VFX का जो पोर्शन उस पर काम करने का डेफिनेटली मेकर्स को बहुत सारा टाइम मिल गया। इसी वजह से इसके जो VFX है वो हम सभी को इतने पसंद आ रहे हैं। लोग बात कह रहे हैं कि ये मूवी भले ही कैसी हो पर VFX के दम पे तो ये डेफिनेटली एक बेंचमार्क सेटअप करती है इंडिया में और बाहर भी। देखो मुझे जो सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग बात वो लगती है कि जैसे हमारे मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU, ऐसे अब इंडिया का खुद का एक अस्त्रवर्ष, एक यूनिवर्स जिसमें अस्त्रों की बात होती है, अस्त्रवर्ष क्रिएट होने जा रहा है। इस मूवी के अंदर लगभग 8 अस्त्रों के बारे में बात करी गई है। 8 अस्त्र ऐसे हैं जिनका इस मूवी के अंदर जिक्र है और उनका प्रयोग भी हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अस्त्र हैं जो शायद बाकी के पार्टों के लिए बचा के रखे होंगे। स्टार्टिंग में इस मूवी के मेकर्स ने सोचा था कि इस मूवी का नाम हम ड्रैगन के नाम से रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी फायर निकलती थी शिवा के थ्रू वो ड्रैगन फायर जैसी लगती है। लेकिन उसके बाद में उनकी शायद दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा नहीं यार, जब कंसेप्ट इंडिया का है तो नाम भी इंडिया का ही होना चाहिए ना। तो डेफिनेटली उन्होंने ये दिमाग वाली चीज लगा के अस्त्रवर्ष नाम रखा और उसके बाद में पूरी इंडियन पॉपुलेशन को उन्होंने सही तरीके से टारगेट किया। इसके साथ साथ हिंदू माइथोलॉजी से जब इतना सारा कंसेप्ट उठाया गया तो नाम क्यों विदेशी मेरे भाई, नाम भी इंडियन ही होना चाहिए था। डेफिनेटली अस्त्रवर्ष इसका नाम बेटर था ड्रैगन नाम से। तो फैक्ट्स के बाद हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज की, विवाद की, मुद्दों की, द्वंद्व की, मतभेद की। अरे भाई हाँ, जो इस मूवीज को लेकर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों की वजह से, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पर होता है नंबर 1 जो सीन, जिस सीन के अंदर ट्रेलर में हमें पता चलता है कि रणवीर कपूर जूतों के साथ एक घंटी बजा रहे। अब देखो कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पांडाल था जो कि कलकत्ता में इस तरीके से यूज होता है। पांडाल में हमें चप्पलों के साथ जाने की अनुमति होती है, वो मेन मंदिर नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी बनाते वक्त मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए था कि डेफिनेटली मंदिर के अंदर ये सब चीजें ना की जाए। दूसरी लोगों की जो राय आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये आ रही है कि भाई साहब आपने हिंदू माइथोलॉजी की इतनी पवित्र पवित्र चीजों को लेकर एक मूवी बनाई है और डेफिनेटली उस चीज को आप मॉडर्न तरीके से दिखाओगे और इस वजह से आप हमारी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छेड़ दोगे, ऐसा लोग मान रहे हैं और डेफिनेटली इसको बॉयकट कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा इलॉजिकल कंसेप्ट है कि आप बिना मूवी को देखे ही आप इसका पहले से बॉयकट कर रहे हैं। इसके बाद में हाल ही फिलहाल चल रही बॉयकट गैंग है जो कि कुछ टाइम पहले बनी थी और आई थिंक अब खत्म भी होने वाली है। तो बॉयकट गैंग भी जो हर मूवी को बॉयकट कर रही है, बॉलीवुड की हर मूवी को बॉयकट कर रही है। ये तो पैन इंडिया मूवी है फिर भी इसको बॉयकट का निशाना बनाने की कोशिश करी जा रही है। अब देखो मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें बस थोड़ी बहुत हाइप दे रही मूवी को जो ऑलरेडी एक हाइप में है। इसके अलावा जो वो जूतों वाला कंसेप्ट था उसके लेके मेकर्स ने सच में गलती करी है या नहीं करी है वो तो देखो आपको डेफिनेटली मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और क्या पता उन्होंने अभी तक अपनी इस गलती को सुधार भी लिया। यदि आपके पूरे
पूरी हिंदू मैथोलॉजी को लेके एक ऐसी बढ़िया मूवी बनने जा रही है और उसमें किसी से छोटी सी गलती हो भी जाती है जिसे वो शायद सुधार भी ले, या वो गलती है भी नहीं, इसका हम कंफर्म नहीं पता, तो उस चीज को लेके अपनी कोई भी राय नेगेटिव बनाना तो मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी। इतनी बड़ी मास्टरपीस को रिलीज होने से पहले मोटिवेशन डाउन करना तो इट्स इलॉजिकल। इन सारे डिस्कशन के बाद मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों ये मूवी है वो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखो, इंडिया में पहली बार खुद का कुछ एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मल्टीवर्स की तरह, तो अस्त्रवर्स और डेफिनेटली इस इंडस्ट्री का एक अच्छा फ्यूचर साबित हो सकता है। यदि ये हिट होती है तभी आगे के पार्ट बनेंगे, तो डेफिनेटली अस्त्रवर्स है, ऐसा कुछ हमें इंडियन को भी चाहिए, कुछ अपना भी ऐसा दमदार होना चाहिए जो हम दुनिया को दिखा सके, तो ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इसके अलावा इस मूवी में बहुत ज्यादा VFX यूज किए गए और डेफिनेटली इंडिया में इतनी ज्यादा मूवीज VFX को लेकर नहीं बनती है क्योंकि मेकर्स को ना कॉन्फिडेंस आता है इतना और ना ही पता कि लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो यदि ये पसंद आती है तो डेफिनेटली VFX को लेके इंडियंस की जो शिकायत होती है कि यार VFX में मजे नहीं आ रहे, हॉलीवुड जैसे मजे नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली उस पर बहुत सारा काम किया जाएगा इस मूवी के बाद में। हिंदू माइथोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है मूवी, तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को ये देखने का मौका मिलता है कि हिंदू माइथोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो लोगों के पास जाए। कब तक हम यार ये थोर और वेलहेला की कहानियां सुनते रहेंगे? आखिरकार लोगों को भी तो शिव और महादेव के साथ साथ हमारे सुदर्शन चक्र और त्रिशूल और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलना चाहिए, क्यों बेचारों को वंचित किया गया है। तो डेफिनेटली ये मूवी इसीलिए भी मेरे को बहुत ज्यादा खास लगती है। एक पॉइंट और ऐसा है जो बॉलीवुड में बहुत मायने रखता है। देखो, बॉलीवुड में जल्दी से सुपर हीरो मूवीज नहीं बनती है और डेफिनेटली ये एक सुपर हीरो मूवीज के कंसेप्ट की तरफ ही जाती है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि इसके बाद सुपर हीरो मूवीज को बजट मिलने लग जाए या प्रोड्यूसर उस पर रुपये लगाना स्टार्ट कर दे, तो ये मूवी उन सुपर हीरो मूवीज के लिए कंसेप्ट और दरवाजे खोल देगी। देखो, इस मूवी के बारे में लगभग आपको सारी जानकारी होगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये मूवी कितनी खास है, लेकिन अभी हम आपको वो बताने वाले हैं कि ऑडियंस के अंदर आखिर रियलिटी में क्या हाइप है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस को और क्या क्या ये रिकॉर्ड सेटअप कर रही है मूवी। देखो, सबसे पहली बात तो SS राजामौली और धनुष, ये दोनों ऐसे एक्टर और डायरेक्टर हैं जो कि इसके प्रमोशन में खुद लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप समझ जाओ SS राजामौली यदि किसी मूवी को रिकमेंड कर रहे हैं तो वो वाकई में बहुत खास है और लोग इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जो पूरे वर्ल्ड को मिला के एक साथ पहली बार ऐसी इंडियन मूवी जो 8000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है, जिसमें से 5000 स्क्रीन है वो हमारे इंडिया में होगी और 3000 स्क्रीन है वो इंडिया के बाहर होने वाली। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है जो पहली बार किसी मूवी के लिए हुआ है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्री बुकिंग इस मूवी की चालू हुई है जिसके अंदर 30 से 35 करोड़ का ये मूवी बिजनेस कर लेगी अपने रिलीज से पहले। मेरे हिसाब से इसे लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस एक दिन में करना पड़ेगा फर्स्ट डे, जब जाके ये मूवी एक सुपर हिट मूवी के अंदर काउंट होने वाली है। ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में जितनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए थी उसको देखने से पहले मैंने डेफिनेटली आपको दिया। इनके टिप्पणी में आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि बढ़िया लगी तो हमें कमेंट करके बताओ कि कौन सी वाली बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अरे कहाँ जा रहे हो यार, जाते जाते कम से कम इस इतनी लंबी बातचीत करी हमने, कम से कम इस सब्सक्राइब के बटन को थोड़ा सा प्यार तो दे के जाओ यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।